हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय चैनल पाठशाला। अभी रिसेंटली आज मैंने एमफिल पीएचडी एडमिशन नोटिस जो रिसेंट अपडेट्स आई हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से, उसके बारे में मैंने अभी शेयर की हैं 2 वीडियोस। अभी मैंने आपको उन वीडियोस में भी बताया था कि डीयू के एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अभी मैं भी उस इंटरव्यू में अपीयर हुई थी एजुकेशन डिपार्टमेंट की। मेरे पास एक्चुअली 2 सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री एंड एजुकेशन। सो अभी मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दिया है पीएचडी के लिए। तो उसमें जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं आपसे शेयर करती हूँ। होपफुली कुछ कैंडिडेट्स को वो हेल्प करे, अगर तो कुछ बेनिफिट हो उनको। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन इंटरव्यू में डिफरेंट था एक्सपीरियंस। कुछ कैंडिडेट से मेरी बात हुई है, जिनसे होएगी और भी बाद में आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। अभी के लिए ये है कि मैं ऑनलाइन इंटरव्यू में अपीयर हुई थी एजुकेशन डिपार्टमेंट में। 16th को मेरा इंटरव्यू था, तभी मैं कोई वीडियो भी अपडेट नहीं कर पाई थी। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई इंटरव्यू। ऑनलाइन और सबसे पहले मैं ये बात करती हूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो मुझे लगता है बेनिफिट है वो ये है कि ऑफलाइन आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। वाई? क्योंकि ओवरऑल जो आपकी पर्सनैलिटी है, या ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस है, आप जेस्चर्स हैं आपके, वो वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। आप कैसे प्रेजेंट करते हो अपने आप को और अपने प्रपोजल को या अपनी रिसर्च के इंटरेस्ट को। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क देयर। एंड मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि ऑफलाइन इंटरव्यूज में आप अपने आप को ज़्यादा प्रेजेंटेबल वे में बता पाते हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है वहाँ पे। आप किस तरह से बात करते हो। ऑनलाइन में बहुत कम पॉइंट्स होते हैं, इतने नोटिसेबल पॉइंट्स नहीं होते हैं। आधा ध्यान हमारा कनेक्शन के ऊपर होता है, आधा माइक्स पे होता है। तो मेरा ये मानना है, मैं हूँ या ना हूँ उस चीज़ में, बट मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा आपका डाइवर्टेड माइंड रहता है स्टिल। तो ऑफलाइन में आप बिल्कुल क्लियर होते हो, आपके सामने आपके इंटरव्यूअर्स होते हैं और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर पाते हो। मतलब आप अपने आप को ओवरऑल एक्सप्रेस कर पाते हो। इट्स माय पर्सनल व्यूज़। सेकंड थिंग, जो मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था उसमें क्या था, जैसे 16th को इंटरव्यू था और 15th को मेल जो है 11 o'clock तक नहीं आई थी, थोड़ा लेट ईमेल आई थी। और उसमें मेरे को 2 मेल्स आई थी। उसमें ऑनलाइन इंटरव्यू में मॉर्निंग सेशन जो था उसमें भी आपको प्रेजेंट करना था अपने आप को, और सेकंड जो आफ्टरनून सेशन था, मतलब 2 राउंड में इंटरव्यू थी एजुकेशन डिपार्टमेंट की। तो दोनों राउंड्स में डिफरेंट डिफरेंट पैनल्स के सामने आपको अपना जो भी प्रपोजल है उसको बताना था। तो जो फर्स्ट राउंड था मॉर्निंग का, उसमें मेरी थर्ड टर्न थी और मेरे को कॉल आ गई थी और लिंक भी बताया गया था कि अब आपको ओपन करना है। तो आप ये मत वरी किया करो सारे डिपार्टमेंट्स वाले कैंडिडेट्स की लिंक नहीं आया, ये हुआ है वो हुआ है। डोंट वरी, अगर आपकी इंटरव्यू है और आप एलिजिबल हो और आपका नाम लिस्ट में है तो आपको मेल के जरिए, कॉल के जरिए, किसी न किसी तरह से आप तक अप्रोच की जाती है। ऐसा नहीं कि आप मिस कर देते हो। हाँ, ये चीज़ है कि आप ईमेल्स को रेगुलरली चेक करो, अपने डिपार्टमेंट की वेबसाइट को रेगुलरली चेक करो। ऐसा ना हो कि आप उस दिन ही ना अवेलेबल हो। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। और दूसरी चीज़ जो ऑनलाइन इंटरव्यू में मैंने देखी है, लिंक ओपन करने के बाद या अगर आपका नहीं हुआ, सबसे पहले वेरिफिकेशन होती है आपकी। कोई भी आप अपनी अपनी आईडी अपने पास रखना, क्योंकि वेरिफिकेशन स्टार्ट में होती है, उसके बाद आपको मतलब आपकी फोटो क्लिक होती है, अटेंडेंस मार्क होती है, उसके बाद आपको लीव करने को बोला जाता है। उसके बाद यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम आफ्टर देन कि आपको आपके सीरियल नंबर के हिसाब से आपको बोला जाता है कि आप इतनी देर में अवेलेबल होगे या आपको इस लिंक पे जाके क्लिक करना है। तो दिस इज हाउ ऑल द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन सॉरी इंटरव्यू वर्क्स देयर इन डीयू इन द प्रेजेंट सिनेरियो। तो द सेकंड थिंग जो मैं आपसे बात कर रही हूँ इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, हमें प्रेजेंट करने का मौका नहीं दिया गया। प्रेजेंटेशन मेरी रेडी थी, आई वॉज टोटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि अगर मेरे को प्रेजेंट करने को बोलेंगे या टाइम होगा तो मैं डेफिनेटली अपनी पीपीटी मेरी रेडी थी, मैं प्रिपेयर करती, उसको प्रेजेंट करती। बट क्या हुआ कि
सबसे पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन ली, जो भी इंट्रोडक्शन थी मेरे पास, जो भी एक्सपीरियंस रहा है अब तक का, टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, पब्लिकेशंस रही हैं, वर्कशॉप्स का, कॉन्फ्रेंस का, वो मैंने सारा इंट्रोडक्शन में अपना काम बताया है, जब से जो जो किया है, जितने भी पेपर पब्लिकेशंस हैं, एवरीथिंग आई मेंशन देयर इन माय इंट्रो इन ए शॉर्ट यू नो इन शॉर्ट वर्ड्स। तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया, अपनी जो भी मेरा काम है। और दूसरी चीज़, मैंने अपना जो प्रेजेंट मैं कर रही हूँ, जैसे मैं कॉलमनिस्ट हूँ एक डेली न्यूज़लेटर में, तो उसके बारे में भी मैंने बताया। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपकी इंट्रोडक्शन में आपकी पर्सनैलिटी झलकनी चाहिए, आपको उनको पता होना चाहिए द पर्सन दे आर टॉकिंग टू, वो क्या कर रहा है प्रेजेंट में, और हु इज ही और शी। तो आप अपने बारे में बताएं, यही हमारे पास मौका होता है अपने आप को बताने का कि हम कितने कैपेबल हैं या क्या कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ यही नहीं होता कि आप नाम और अपने आप को अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता के थोड़ा बहुत, नहीं नहीं नो। मेरा ये मानना है कि आपको इंट्रोडक्शन में, चाहे आप बहुत लॉन्ग मत करो, बट अपना नाम, एजुकेशन, प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो आपने कभी कोई करी हुई है, कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है, वो जरूर मेंशन करो अपनी, ठीक है। तो उसके बाद आपको मेरे से पूछा गया कि व्हाट इज योर प्रपोजल, तो टाइटल पूछा गया, मैंने टाइटल बताया। टाइटल के बाद मेरे से पूछा गया कि आपकी स्टडी क्या है, आप कैसे कंडक्ट करोगे, हाउ विल यू कंडक्ट योर रिसर्च। तो जब मेरे से स्टडी के बारे में पूछा गया, तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में उसको पूरे को एक्सप्लेन किया कि कैसे मैं, मेरी स्टडी किस तरफ फोकस्ड है और किस तरह से मैं उस स्टडी को कंडक्ट करूंगी इन फ्यूचर। तो उसमें जो मेरे क्वेरीज थी, उस पर बात करती हूँ। देखिए, मेरे से क्वेरीज बहुत हुई हैं। मेरे से जो मॉर्निंग सेशन था, उसमें भी ये मान लो कि पैनल 5 प्रोफेसर्स का था, तो पांचों ने मेरे से बहुत क्वेश्चंस किए हैं, बहुत, बहुत मीन्स बहुत। तो अगर मैं काउंटिंग पे आऊँ तो बैक टू बैक क्वेश्चंस 20 पूछे गए हैं ऑन सिंगल प्रपोजल थिंग। तो नॉट अदर देन दैट कि कुछ और पूछा जाए या मेरी किसी और उस पे पूछा जाए बात पे। उन्होंने प्रपोजल से ही मेरे को बैक टू बैक 15 से 20 क्वेश्चंस पूछ लिए हैं कि प्रपोजल आपने यही क्यों लिया, इसके और स्टडीज कौन सी करी हैं, आपने रेफरेंसेस कम क्यों दी हैं, उसमें आपको इतनी ही स्टडीज मिली थी, या आपने इस पे क्या काम किया है। तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली आंसर्स दिए हैं, वो भी अभी मैं बात करूंगी आपसे। दूसरी चीज कि आपको क्या लगता है कि ये आगे क्या कंट्रीब्यूट करेगा इन फ्यूचर, तो इस पे भी बात हुई थी। हाँ, बाइलिंगुअल है, आप हिंदी में भी बात कर सकते हो, इंग्लिश में भी बात कर सकते हो, बट मैं मेरे को लगा कि मैं मेरे से वो क्वेश्चंस अगर इंग्लिश में कर रहे थे, तो मैं उसी लैंग्वेज में ही उनसे आंसर कर रही थी। तो आई वाज वेरी कंफर्टेबल एंड देवर आल्सो कि उन्होंने ये नहीं, कैंडिडेट को फील नहीं होने देते कि आप इंग्लिश में नहीं बोलो या हिंदी में बोलो, या मतलब आप दोनों लैंग्वेजेस में जिसमें आप कंफर्टेबल हो, यू कैन आंसर। तो दूसरी चीज क्या है कि क्वेश्चंस जो बैक टू बैक पूछे जा रहे थे, वो कैसे, वो प्रेशर, हो सकता है वो प्रेशर बिल्डअप करने के लिए पूछे जा रहे हो सकता है वो आपको देख रहे हो कि आप कैसे डिफेंड करते हो अगर आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, हो सकता है वो ये भी देखने के लिए कर रहे हो कि क्या कॉन्फिडेंस लेवल है, हो सकता है कि उनको कंफ्यूजन हो मेरे प्रपोजल में, तो वो क्लियर करने के लिए मेरे से बैक टू बैक बार बार क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ये भी हो सकता है, देयर आर चांसेस कि उनको समझ नहीं आ रहा हो कि ये प्रपोजल क्या है और क्या कहना चाह रही है कैंडिडेट। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, हम जो मर्जी ऑब्जर्वेशन लगवा लें, बट हाँ, उनके पॉजिटिव रिमार्क्स से या उनके उससे मेरे को लग रहा था कि देवर लाइकिंग दैट। अदर देन दैट मेरा थोड़ा डिफिकल्ट था कि जो उन्होंने बोला कि योर प्रपोजल इज वेरी साउंड एंड ब्राइट एंड इट हैज मैनी यू नो एस्पेक्ट्स जो हम कवर करते हैं। एक बड़ा रिसर्च ह्यूज प्रपोजल है ये, ह्यूज इन द सेंस कि आप काफ़ी सारी चीज़ों को कवर कर रहे हो, 3-4 चीज़ों को कवर कर रहे हो। तो दे वर सेइंग कि इट्स हार्ड टू इम्प्लीमेंट इन इन प्रेजेंट सिनेरियो, बिकॉज अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो इतनी जल्दी एक्शंस नहीं लेती है, तो हमें उनकी वेट करनी चाहिए क्या। तो जो मेरा प्रपोजल था वो स्कूल सिस्टम पे था, तो मैंने उनको बोला कि अगर हम गवर्नमेंट की वेट नहीं करते, तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को आगे आना चाहिए, उनको काम करना चाहिए, आफ्टर देन गवर्नमेंट बॉडीज विल वर्क ऑन दैट। तो मतलब आपके ऊपर है कि आप आंसर कैसे करते हो, वहीं पे स्टक्ड हो जाते हो या कैसे आंसर करते हो। तो अगर आपको लगता है कि आपका प्रपोजल कहाँ पे स्टैंड करता है, आप उसको डिफेंड करोगे वहां पे, या उसको अच्छे से बताओगे, एक्सप्रेस करोगे, एक्सप्लेन करोगे।
तो इस तरह के जो क्वेश्चंस मेरे से किए गए। दूसरे के कैसे किए गए कि आप किस तरह से 4 साल में किस तरह से स्टडी कंडक्ट करोगे। तो मेरा प्री पैंडेमिक, ड्यूरिंग पैंडेमिक एंड पोस्ट पैंडेमिक टीचिंग पेडागोजी पे था। तो मैंने उस पर बात करी उनसे कि मैं इस तरह से कंडक्ट करूंगी। तो उन्होंने बोला कि प्री पैंडेमिक पोस्ट पैंडेमिक ये तो बहुत लंबा हो जाएगा आपका, बट अदरवाइज इट्स आइडिया इज वेरी गुड। तो वहां पे मैंने उनको बिल्कुल एक्सप्लेन किया एंड द प्रोफेसर्स वर हैप्पी विद माय आंसर कि मैंने उनको बताया कि पोस्ट पैंडेमिक में ये चीज़ आगे कैसे जाएगी और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, पड़ भी गया है ऑनलाइन एजुकेशन का हमारी कंट्री में एंड अदर कंट्रीज में भी। तो अब जिस तरह से पहले ऑनलाइन एजुकेशन को देखा जाता था और जिस तरह से पैंडेमिक के बाद अब देखा जा रहा है, देयर आर टू डिफरेंट सिनेरियोज। सो अब वो डिफरेंट चीज़ है। तो उस पे मैंने अपना एक ब्रीफ आंसर दिया और अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई ट्राइड माई सेल्फ बेस्ट कि मैं उनको उनके आंसर उनको मतलब आंसर्स के साथ सेटिस्फाई कर पाऊँ, अगर वो किसी चीज़ में उनको डाउट है तो। एक चीज मैंने उस इंटरव्यू में सीखी है, उस राउंड में सीखी है कि यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद योर आंसर्स। जो भी आप आंसर दे रहे हो उसमें आप बहुत क्लियर होने चाहिए उसमें। सॉरी, एक्सक्यूज मी। हाँ, उस पे ये नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी बोल रहे हो। आपको इतना क्लियर होना चाहिए और क्लियर कट आपको वर्ड्स में आंसर देना है और खत्म करना है। तो आप उनको कंफ्यूज या वो नहीं कर सकते। ये माइंड में रखना। आप आपको क्लियर होना है। अगर आपको आंसर आता है तो टेल देम दैट दिस इज द आंसर। अगर नहीं आता है तो जो रिस्पॉन्स है वो शॉर्ट में आपको देना है कि आई डोंट नो या जो भी, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो अब मेरे को 20 क्वेश्चंस जो मैं कह रही हूँ कि 2 राउंड में अगर मैं मिला के बात करूँ तो 15 क्वेश्चंस तो फर्स्ट राउंड में ही मेरे से हो गए थे। मतलब बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस तरह से, क्या सैंपल साइज होगा, इतना ही क्यों लिया है, ज्यादा क्यों नहीं लिया है, और आपको नहीं लगता कि इस सैंपल साइज से ये स्टडी हो पाएगी, या जो भी, मतलब इस तरह से क्वेश्चंस थे। तो यही मैं आपको कह रही हूँ कि इसको बहुत ही क्लियरली आपको मेंशन करना है और किस तरह से आपने डिजाइन किया है। मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग्स से लेके सब कुछ संभाला था। जो मेरे प्रपोजल से अटैच्ड था वो मैंने उनको जो आइडिया मेरे प्रपोजल का था वो मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। नॉट मेरा आर्टिकल बट किसी और का, जिसपे जो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पे अभी तक जो भी चल रहा है उस पे था। तो उसी से ही मैंने अपने प्रपोजल का आइडिया जो है वो आगे डेवलप किया था और ज़्यादा। तो उस पे हो सकता है वो पॉजिटिव चीज़ गई हो। उस पे उन्होंने बात करी थी, मेरे से पूछा था कब का है, किस डेट का आर्टिकल है, ऐसे ऐसे जो मैंने रेफरेंस में मेंशन किया था। हाँ, मैंने रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर नहीं लिखा था। मेरे को नहीं लगा था इतना कि मैं उसको कहीं और कवर कर गई थी, तो उस पे कोई क्वेरी नहीं हुई। मुझे लग रहा था कि रिव्यू में काफ़ी बात होती है नॉर्मली अगर आप मेंशन करते हो, और रेफरेंसेस में ऑब्वियसली बात होती है। तो मेरे से भी पूछा गया था कि आप कंपैरेटिवली कम रेफरेंसेस दिए हैं। तो मैंने उनको बोला था कि आई हैड द सफिशिएंट रिसोर्सेज जिनसे मैंने पढ़ा है, और ये जो मेन स्टडीज़ है जिससे मेरा ये आइडिया आगे जाता है। तो दीज आर द थिंग्स। तो इस तरह से मैंने उस चीज को आंसर दिया था। तो मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है, आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, आपको क्वेश्चनिंग होती है, उस पे आपको पैनिक नहीं होना। आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने आंसर्स को देना है। उसके बाद जब लीव करने को बोला गया, फिर जो सेकंड राउंड हुआ, तो सेकंड राउंड में एक डिफरेंट पैनल था। उसमें भी अगेन 4 से 5 लोग थे, प्रोफेसर्स थे, मेल फीमेल बोथ। तो उसमें 3 प्रोफेसर्स काफी क्वेश्चनिंग कर रहे थे सेकंड राउंड में भी, क्योंकि आई थिंक वो फर्स्ट में भी थे 2 प्रोफेसर्स। बट उन्होंने फर्स्ट राउंड में मेरे से क्वेश्चनिंग नहीं करी थी, तब देवर ऑब्जर्विंग मी। और सेकंड राउंड में उन्होंने मेरे से क्वेश्चनिंग काफी करी थी। तो व्हेन देवर स्माइलिंग, मुझे लग रहा था कि मेरा रिस्पॉन्स जो है वो उनको सही लग रहा है, जो जिस तरह से किसी चीज पे हम आंसर करते हैं। तो आई वॉज हैप्पी कि जो उनका रिस्पॉन्स आ रहा था, इतना आपको समझ आ जाता है। तो दूसरी चीज, हाँ, जो क्वेश्चंस सेकंड राउंड में हुए हैं, सिमिलर टू दैट, आप प्रपोजल पे ही बात हुई थी। उन्होंने मेरे से पूछा था, टीचिंग एक्सपीरियंस है आपके पास 7 से 8 साल का, आप क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे, आपके पास केमिस्ट्री भी है, आपके पास एजुकेशन भी है, तो आप एजुकेशन में ही क्यों
तो इस तरह से जो भी आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है उनको वो ऑब्वियसली उसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। दूसरी चीज़ जो उन्होंने मेरे से पूछी थी कि एनईपी के बारे में। हाँ जी, जिनका भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है या रिलेटेड डिपार्टमेंट है जहाँ पे एनईपी की इम्प्लीमेंटेशन पे बात हो सकती है, प्लीज़ एनईपी पढ़ के जाना। एनईपी पे क्वेश्चंस होते हैं, मुझसे भी पूछा गया था। मेरा प्राइमरी टीचर्स पे था, तो प्राइमरी प्राइमरी एजुकेशन पे और अर्ली चाइल्डहुड केयर पे एनईपी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं या कैसे इम्प्लीमेंट है होएगी और क्या क्या उस पे काम हुआ है, उस पे बारे में पूछा गया था, तो आई आंसर्ड दैट। और मेरे से जो पूछा गया था मेन यही था कि मेरे को जो अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगा कि मेरा प्रपोजल वाज गुड एंड डिफरेंट, बट यस कि इसको थोड़ा सा टफ है इम्प्लीमेंट करना, बिकॉज हमारा यू नो टाइम फ्रेम जो होता है 5 इयर्स का उनको कम लग रहा था। दे सेड कि हो सकता है कि आप कवर कर लो, दिस इज द वे कि आप कैसे रिसर्च कंडक्ट करते हो। तो मैंने उनको 4 to 5 ईयर में बोला था, 4 फेज प्लान में मैं इसको कंप्लीट करूंगी। तो वो मेरे पास स्टेप्स बनाए हुए थे, मैंने एक्सप्लेन करे थे, तो देवर सेटिस्फाइड विद दैट कि इस तरह से मैं कंडक्ट करूंगी। और हाँ, मेरे से ये क्वेश्चन भी हुआ था कि आप अपनी स्टडी, इतनी बड़ी स्टडी को कैसे कंडक्ट करोगे। तो आप उसमें बोल सकते हो आप अपने हिसाब से आंसर। मैंने उनको बोला था कि डिलिमिट करके मैं उन चीज़ों को स्टडी को कंडक्ट करूंगी, फिर उसके बाद आगे काम करूंगी। तो ये नहीं है कि आप बहुत बड़े सैंपल के साथ रिसर्च कर रहे हो और आप अच्छा रिजल्ट या जो आउटकम आपने सोची है वो नहीं आ रही है। रादर देन अ ह्यूज सैंपल, आप वो सैंपल लो जो आइडियल हो और जिससे आपका रिजल्ट भी आपको जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस तरह से आए। तो इट डिपेंड्स द स्मार्ट चॉइस ऑफ दैट। तो इस तरह से जो क्वेरीज थी, काफ़ी क्वेरीज हुई हैं। जिन कैंडिडेट्स के 2 राउंड्स हैं वो भी प्रिपेयर रहना, जिनका सिंगल राउंड है वो भी प्रिपेयर रहना। प्रेजेंटेशन के लिए मैंने उनसे पूछा था, मैंने उनको बोला था कि आई हैव कंप्लीट प्रेजेंटेशन ऑफ 7 to 8 स्लाइड्स आई कैन प्रेजेंट सर। तो उन्होंने बोला था कि यू हैव रिटन योर आइडिया कंप्लीटली इन योर एप्लीकेशन फॉर्मेट इन DU, so we got that idea, so no need to present the PPT। सो ठीक है, अगर मैंने 500 वर्ड्स में उसको बहुत ज़्यादा इलेबोरेट नहीं बट ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया था, उनको समझ आ गया था, तो फिर कुछ और ज़रूरत नहीं थी। हाँ, एक और चीज़, जो आपका टाइटल है रिसर्च प्रपोजल का, उस टाइटल को ध्यान से आप माइंड में रखना। उसमें जो भी वेरिएबल्स आपने लिए हैं या जो भी आपका उसमें से शो हो रहा है कि क्या आपका डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या क्या, किस तरह से आपका वो प्रपोजल कहाँ से आप ले सकते हो, या आपने प्रेजेंट सिनारियो से लिया है या कुछ और बहुत ज़्यादा स्टडीज़ कंडक्ट हो चुकी हैं उस पे। तो उस पे आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मेरे से क्वेश्चनिंग हुई थी कि इससे अभी रिसेंट स्टडीज इस पे कौन कौन सी हुई हैं, कौन कौन से जर्नल्स में आपने पढ़ा है। तो वो मैंने बताया था कि किन किन जर्नल्स में मैंने एजुकेशन के में भी देखा है और कौन कौन सी स्टडीज हैं, क्योंकि मेरे अपनी पब्लिकेशन 3 पब्लिकेशन सेम टॉपिक पे इसी तरह से रेलेवेंट फील्ड्स पे हो चुकी थी, तो मैंने उनके बारे में बताया था। तो दिस वाज हाउ माय इंटरव्यू वेंट इन DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, उनका भी सेम मेरी तरह ही, मैंने उनसे बात करी थी बाद में, दे वर सेइंग कि उनका भी काफ़ी प्रेशर वाला इंटरव्यू था, उसमें काफ़ी क्वेश्चनिंग हुई है, मतलब 10-15 क्वेश्चंस तो उनसे भी पूछे गए हैं बैक टू बैक। और जैसे ही एक खत्म हो रहा था मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो रहा था तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था। तो मतलब आपके पास टाइम नहीं है, यू डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट दैट कि इसको कैसे एक्सप्लेन करो। यू हैव टू एक्सप्लेन इन अ वेरी यू कैन से स्मार्ट वे, कि जैसे ही क्वेश्चन आप पे क्लिक करता है और आपको वैसे ही उसको आंसर को शूट करना है, जो बेस्ट शॉट जिसको आप कह सकते हो, उस तरह से जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरह से आंसर दो आप। और वो ऐसा है कि जैसे हम क्या कौन सी गेम खेलते हैं जिसमें आप फटाफट से पंच करते हैं और वैसे ही आंसर आता है, वो चल रहा था। तो वो 20 मिनट्स तक आई थिंक मेरा इंटरव्यू चला है, तो काफी लंबा था। जैसे ही वो इंटरव्यू फिनिश हुआ है, फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल एंड, आई वाज
completely into that और मैं लगातार बात कर रही थी. They were asking me and I was answering that. So जब जैसे ही 20 मिनट्स का इंटरव्यू मेरा खत्म हुआ है, फिनिश हुआ है, ऐसे रिलीज हुआ है स्ट्रेस मेरे माइंड से कि व्हाट व्हाट वाज दैट, कि इतना टफ इंटरव्यू मैंने फर्स्ट टाइम फेस किया है. और इससे पहले जो जेएनयू का एक्सपीरियंस था, दैट वाज वेरी काम एंड वेरी उसमें इतनी मुझे स्ट्रेस इन दैट सेंस कि प्रेशर लगा आपको, क्योंकि आप प्रिपेयर हो, जितने भी प्रिपेयर हो फिर भी कम है. आप, ये कोई छोटी चीज नहीं है कि आप पीएचडी के इंटरव्यूअर्स के सामने, पूरे पैनल के सामने बैठ के अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, अपने अपने प्रपोजल को बता रहे हो कि मैं आगे जाके ये करना चाहती हूँ, मैं अपने रिसर्च इंटरेस्ट को बता रही हूँ. तो इट इज इंडीड अ वेरी बिग थिंग. पीएचडी स्कॉलर होना, पीएचडी एस्पायरेंट होना, इट इज़ नॉट वेरी इजी. आगे भी जाके आपको पीएचडी में सिनॉप्सिस बनाने हैं, पैनल्स के आगे, अपने सुपरवाइजर्स के आगे आपको अपने आप को बेस्ट वे में बताना है आप कितने हार्ड वर्किंग हो और किस तरह से आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, अपने एथिक्स के साथ रिसर्च को कंडक्ट करना है और आगे जाके अपने अपने फाइनल वाइवा के टाइम अपने प्रपोजल को डिफेंड करना है. तो ये एक्चुअली ये बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ है. तो ऑब्वियसली ऐसा इंटरव्यू तो कॉम्पिटिटिव तो होएगा ही होएगा, नो डाउट, और टफ भी होएगा. सो हर इंडिविजुअल का अपना है, किसी को इजी भी लगा होगा, किसी को टफ भी लगा होगा. व्हाट माय एक्सपीरियंस वाज कि इट वाज द वन ऑफ द अमेजिंग एक्सपीरियंस जो मैंने फेस किया है इंटरव्यू में, कि आप काफ़ी क्वेश्चनिंग के साथ, मैंने क्योंकि जॉब के लिए भी बहुत इंटरव्यूज दिए हैं, तो मेरे को कंपैरेटिवली वन ऑफ द बेस्ट एंड टफेस्ट इंटरव्यू लगा. मैंने जामिया का भी दिया है, उसमें मेरा 12 प्रोफेसर्स का पैनल था, बट मैं उसमें भी इतनी मतलब क्वेश्चनिंग, उसमें भी मेरी बैक टू बैक थेरी बहुत बहुत क्वेश्चनिंग हुई है वहाँ पे भी. मेरे प्रपोजल को लेके, क्योंकि उन 12 प्रोफेसर्स के पास मेरा प्रपोजल की कॉपीज थी और दे वर आल्सो आस्किंग फॉर दैट. उसके बारे में भी बात करेंगे. तो इस तरह से अलग अलग इंटरव्यूज जो हो रही हैं, सिलेक्शन होना या ना होना वो बात की चीज़ है. सीट अवेलेबिलिटी पे भी है, बहुत सारे रीजंस भी होते हैं. इनसाइड सेटिंग्स का आई डोंट नो मच अबाउट दैट यूनिवर्सिटी थिंग्स, बट यस, क्या पता, यू नेवर नो. तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, बट येस, अगर आप अपना बेस्ट शॉट देते हो तो आप कॉन्फिडेंटली ये बोल पाते हो कि आई हैव फेस्ड दैट विद ग्रेस. ठीक है. तो मेरे को पर्सनली लगा कि आई हैव फेस्ड all the interviews gracefully and in a very good manner, and मेरे को अच्छा लगा कि मैंने ये किया है. आई हैव डन दैट. नाउ आई एम अवेटिंग माय इंटरव्यू इन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़. दैट इज माय फेवरेट यूनिवर्सिटी वेयर आई studied already, and in my post graduation and graduation time, so I am looking forward to that. मैं वहीं पे अपनी पीएचडी करना चाहती हूँ, बिकॉज वहाँ पे रिसर्च बहुत अच्छी होती है और मेरी प्रायोरिटी हमेशा से वही रही है. तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन. एंड आपके लिए, सबके लिए यही है कि प्रपोजल जो भी आपका है, प्लीज अच्छे से प्रेजेंट करना और अच्छे से पढ़ के जाना. उसके जो जो स्टडीज रेफरेंस में आपने दी हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए. मेरे से उस पर बहुत क्वेश्चन हुए, 5 से 7 क्वेश्चन मेरे से यही पूछे गए थे. अभी रिसेंटली जो आपने स्टडी, जिससे आपको कंट्रीब्यूशन मिली है आपके रिसर्च में, कौन सी थी? तो मैंने उनका नाम बताया, उनकी स्टडी में क्या था वो बताया. तो ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन जो हो रहे थे, जितना आई थिंक मैं एक्सप्लेन कर पाई हूँ मैंने करा है. फिर भी कोई क्वेरीज किसी की रहती हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेरे से बात करना, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगी. और अपडेट्स के लिए थोड़ी देर में मैं फिर अपडेट कोई वीडियो लेके आऊंगी. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंड प्लीज 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 मेरी वीडियोस को शेयर कर दिया करो फ्रेंड्स के साथ जिनको ज़रूरत है, और लाइक भी कर दिया करो. कमेंट्स तो आप करते हो, थैंक यू फॉर दैट. और सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे चैनल को, क्योंकि मैं नई नई अपडेट्स के साथ आपके साथ मैक्सिमम इन टच रहती हूँ. आपके कमेंट्स को भी रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ. आई एम सॉरी फॉर दिस कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट एक्सप्लेनेशन के बिना ये इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसे शेयर करती है, दैट वाज टफ कि मैं 2 लाइंस में बता देती कि इंटरव्यू का एक्सपीरियंस क्या रहा है. एंड ऑब्वियसली अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन में कंपैरिजन मेरे किसी फ्रेंड ने बहुत
पूछा था कि क्या डिफरेंस आप फील करते हो, तो मेरे ऑब्जर्वेशन में या मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मैं ये बोलती हूँ कि ऑफलाइन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप पास रहते हो और या आप जा सकते हो तो फेस द इंटरव्यू ऑफलाइन, इन द ऑफलाइन वे, बिकॉज यहाँ पे आप ओवरऑल कंट्रीब्यूशन देते हो अपनी प्रेजेंटेशन में, आपके आपके ऑरा में वो दिखता है, आपकी बात में वो दिखता है, आपके एक्सप्रेशंस में वो दिखता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है, बहुत सारी चीज़ें वो नोटिसेबल होती हैं। ऑनलाइन में आप बहुत सारी चीज़ों में लैग कर जाते हो, इन सब चीज़ों में लैग करते हो, जस्ट आपकी वॉइस और आपका फेस होता है। और नो डाउट आप ऑनलाइन भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो और करते भी हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स, बट इफ आई कंपेयर माई सेल्फ, और इफ आई कंपेयर कि ज़्यादा प्रेजेंटेबल किस में है या ज़्यादा कॉन्फिडेंस किस में दिखता है, तो definitely I'll go with the offline method. So it depends upon you guys कि आप कैसे करते हो। जिनका अब है ही ऑनलाइन, ऑफलाइन हो ही नहीं रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, तो वो ऑनलाइन अपने आप को ब्यूटीफुली प्रेजेंट करें। दैट्स ऑल। गुड लक टू ऑल द कैंडिडेट्स जिनका अभी होना है लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, और गुड लक टू ऑल ऑफ देम जिनका हो चुका है, अभी रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं। प्लीज पॉजिटिव रहिए। मैं भी हूँ, मैंने भी 3 यूनिवर्सिटीज का दिया है, फोर्थ वेटिंग है, बट मेरी प्रायोरिटीज कुछ और हैं, तो मैं इतना वरी नहीं कर रही हूँ इन चीज़ों पे। खैर, ये वो मेरा एक्सपीरियंस था। आप शेयर करना अपने कमेंट्स के साथ, अपने व्यूज़ भी दिया करो, आपसे भी कुछ सीखने को मिलता है। वी ऑल आर लर्नर्स, सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।